नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल अपने चरम पर है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब दूसरे की तैयारी है। देश में आम चुनाव ईवीएम से कराया जा रहा है, लेकिन इसी ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती रही है। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसके लिए कांग्रेस ने तोड़ भी निकाला, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। या यूं कहें कि कांग्रेस का फॉर्मूला फेल हो गया है। कांग्रेस के प्लान फेल होने पर अब भाजपा तंज कस रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा सीट पर ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए 384 से ज्यादा 400 उम्मीदवारों को उतारने का प्लान तैयार किया था, लेकिन वो फेल होता नजर आ रहा है। दरअसल तीसरे चरण की मध्य प्रदेश की जिन 9 सीटों पर चुनावांकन दाखिल किए गए हैं, उनमें 127 प्रत्याशी हैं। बात राजगढ़ की करें तो राजगढ़ में 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि राजगढ़ में एक भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है। राजगढ़ की चर्चा इसलिए क्योंकि यहां एक सभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए ईवीएम को हटाने का फॉर्मूला बताया था। उन्होंने कहा था कि एक रास्ता है, अगर राजगढ़ से 384 उम्मीदवार खड़े हो जाएं तो फिर पोस्ट बैलेट से चुनाव होगा। ऐसे में यहां से दिग्विजय की प्लानिंग थी कि 400 से ज्यादा उम्मीदवार हो, लेकिन अब 15 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक वर्तमान सिस्टम में एक मास्टर यूनिट से अधिकतम 24 ईवीएम एक साथ जोड़कर 384 उम्मीदवारों को चुनाव एक साथ कराया जा सकता है। हर ईवीएम में 16 उम्मीदवारों के नाम होते हैं। अब दिग्विजय सिंह का 400 उम्मीदवारों का फॉर्मूला फेल हो गया है, जिस पर भाजपा तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास 400 समर्थक भी ढूंढे से नहीं मिल रहे हैं, तो 400 उम्मीदवार कांग्रेस कहां से लाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल तो ईवीएम का कांग्रेस का फॉर्मूला फेल है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईवीएम से चुनाव का खामियाजा दिग्विजय सिंह को भुगतना पड़ेगा और क्या दिग्विजय इस सीट को नहीं निकाल पाएंगे। तो लगातार कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़ी करते रही है। हालांकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ कहा गया है कि अगर इंडी गठबंधन जीतता भी है तो भी ईवीएम से चुनाव होंगे, लेकिन जो वीवीपैट की पर्ची है उसका मिलान होगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ है बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता रोशनी यादव जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए कांग्रेस लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करती रही है। हालांकि अगर घोषणा पत्र की बात करें कांग्रेस की, तो उसमें साफ कहा है कि अगर गठबंधन जीतता भी है, कांग्रेस की सरकार बनती भी है कांग्रेस के नेतृत्व में, तो ईवीएम से चुनाव होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची का मिलान होगा। लेकिन यहां पर दिग्विजय सिंह ने जो फॉर्मूला निकाला था कि 400 उम्मीदवार खड़े कीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, वो फेल होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हुई उसके बाद जब वापस हुए नाम, तो अब मुश्किल से 15 जो हैं कैंडिडेट्स राजगढ़ में, उन्होंने इस बात को बहुत तूल दिया था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कि 400 उम्मीदवार खड़ा किया जाए ताकि चुनाव आयोग को ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़े। और उनका ये था, उन्होंने अपने भाषण में कहा भी था राजगढ़ वालों से कि क्यों ना हम इतने सारे उम्मीदवार को जिताया जाए। तो राजगढ़ की सीट ऐसी भी चर्चा में है चूंकि वहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं, तो और उसके बाद ये जो उनका बयान था उसके कारण और भी वो चर्चा में आ गए। लेकिन अब 15 ही उम्मीदवार आए हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस पे लेके लगातार बीजेपी तंज कस रही है। और साथ में जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा था, उन्होंने एक बहुत इमोशनल अपील की थी अपने सभी जो वहां के जनता थे उनसे। उन्होंने पूछा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो आप लोगों को मुझे वोट देना चाहिए। तो ये जो इमोशनल अपील, अगर हम इमोशनल अपील की बात करें मध्य प्रदेश में, तो लगातार हम देख रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस तरह की बातें लगातार वो कर रहे थे। छिंदवाड़ा में लगातार वो इमोशनल अपील कर रहे थे नकुलनाथ के लिए, जिस तरह से बीजेपी ने पूरी घेराबंदी की थी छिंदवाड़ा में। अब दिग्विजय सिंह का इस तरह का इमोशनल अपील कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। और ये जो बार बार आपको ध्यान होगा भागीरथ जी कि जब चुनाव आयोग ने
पूरी ये जो चुनाव डेट्स की घोषणा की थी, उसके अगले दिन ही दिग्विजय सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम पे सवाल उठाया था। मतलब उस समय उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं हुई थी और उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठा दिया। तो सब क्वेश्चन कर रहे थे कि आप अभी चुनाव आयोग ने बस डेट्स का ऐलान किया है और ऑलरेडी आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद राजगढ़ में इस तरह का स्टेटमेंट, फिर अब देखिए तो मुश्किल से 15 उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए हैं। तो इस तरह की जो पूरा जो स्टेटमेंट्स रहता है उनका, उससे लगातार वो चर्चा में आते हैं और लगातार बीजेपी को मौका देते हैं कि बीजेपी जो है उन पे तंज कसे। हमारे साथ वंदना जी मौजूद है, चलिए उनसे पूछ लेते हैं, आप कैसे देख रही है इस तरह के दोनों स्टेटमेंट्स की? अगर हम दिग्विजय सिंह की बात करें, पहले राजगढ़ में 400 उम्मीदवार उतारने की बात, उसके बाद इमोशनल अपील कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। सभी को नमस्कार और हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मुक्ता जी, सबसे पहले तो मैं दिग्विजय सिंह जी के विषय में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि दिग्विजय सिंह जी को मैंने हमेशा से देखा है कि जब से वो चुनाव आता है तो वो पहले से ही ये ईवीएम का बाजा बजाना शुरू कर देते हैं। और अब तो चूंकि उन्होंने ये मान लिया है कि अब उनके संन्यास लेने का समय आ गया है, तो उन्होंने इमोशनल अपील्स करना चालू कर दिए। पहले वो अभद्र टिप्पणियों के लिए अपने पॉपुलर हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह जी को अब जब चुनाव और जब राजनीति से संन्यास लेने का समय आ गया है, तो ये समय उन्हें अपना पॉजिटिव नैरेटिव बिल्डअप करने में लगाना चाहिए। बहुत सकारात्मकता के साथ अपना ये आखिरी चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कोसने की बजाय अपने चुनाव प्रचार पर ध्यान देना चाहिए। ईवीएम को कोसने की बजाय इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से वो अपनी जमानत जब्त होने से रोके राजगढ़ में। क्योंकि जिस तरह की दिग्विजय सिंह जी की महिला विरोधी छवि है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी राजगढ़ की सभा में अभी जो महिलाओं से नृत्य कराया था अश्लील, उससे जनता ये जान चुकी है कि दिग्विजय सिंह जी न कभी सुधरे थे न कभी सुधरेंगे। महिलाओं को टंचमाल और आइटम कहने वाले दिग्विजय सिंह महिलाओं का तो कभी सम्मान करते नहीं। अब इलेक्शन कमीशन के भी पीछे पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में इलेक्शन करा रही है, मजाक है क्या? इतने बड़े देश में इलेक्शन कराना कोई मजाक नहीं होता है। ये जो ये बार बार ये बैलेट पेपर की चर्चा छेड़ देते हैं, याद करिए वो समय जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, किस प्रकार से बूथ के बूथ लुट जाते थे, हिंसा होती थी। और आज देखिए कितने शांति प्रिय तरीके से पहले चरण का चुनाव हो गया, कोई हिंसा की कोई दुर्घटना की खबर नहीं आई। ये शांति कांग्रेस पार्टी के लोगों को, खास करके दिग्विजय सिंह जी को बिल्कुल रास नहीं आती। वो चाहते हैं कि सांप्रदायिकता का जहर फैले, सब लोग आपस में लड़े, ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो, ताकि बूथ लुटना, ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हो, ताकि भारत की छवि पूरे विश्व में खराब हो। देखिए दिग्विजय सिंह जी, आपके हिसाब से भारत अब नहीं चलेगा। ये नया भारत है, ये विकसित बनने वाला भारत है। ये 2037 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। और आप अपनी पुरानी और तुच्छ मानसिकता अपने पास रखिए और अपने ये घड़ियाली आंसू मत बहाइए। आपके घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जनता ये जानती है कि आप कितने बड़े दोगले हैं, किस प्रकार से आप जनता को कोसते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कोसते हैं, महिलाओं को टंचमाल और आइटम बोलते हैं। और उस सब का जवाब आपको इस चुनाव के नतीजों में देखने को मिल जाएगा। और बहुत अच्छी बात है जो आपने संन्यास लेने का निर्णय लिया। ये निर्णय आपको बहुत पहले लेना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो राजनीति का स्तर है वो बड़ा ही तुच्छ है और आपने स्तरविहीन राजनीति करना अपना पेशा बना लिया है। जी ठीक है। तो जिस तरह से तमाम आपने आरोप लगाया, रोशनी आपने सुना होगा, आरोप भी है, लेकिन आप लोग की पार्टी में ये दोहरी बात क्यों आती है? एक तरफ तो दिग्विजय सिंह या दूसरे नेता कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है तो उसमें आप लोग भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ईवीएम से चुनाव कराएंगे, लेकिन जो वीवीपैट की पर्ची होंगे उसका मिलान करेंगे। तो ये दोहरी बात क्यों? और दूसरा, जो प्लान यहाँ पर दिग्विजय सिंह कर रहे थे, क्या ये केंद्रीय नेतृत्व का भी इस पर सपोर्ट था, समर्थन का, कि चलिए एक ट्रायल करके देखते हैं? क्योंकि वहां से भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों ने यह बात की थी कि 400 उम्मीदवार उतारिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, लेकिन यह प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। अब बीजेपी यह कह रही कि अगर आपको 400 उम्मीदवार नहीं मिल रहे तो फिर आप चुनाव में जीतेंगे कैसे? आप देखिए, रही 400 उम्मीदवार की बात, पहले तो मैं स्वदेश न्यूज चैनल के आप सभी को बधाई देती हूँ। और आज जिस तरीके की सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि देश और प्रदेश में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं,
और हम 2018 का चुनाव देखें तो ये विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे बैठी थी और कांग्रेस ने ही सरकार बनाई थी। तो ये इनको नहीं भूलना चाहिए कि इनको भी मध्य प्रदेश की जनता ने बेदखल कर दिया था। और उसके बाद जब ये आगामी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी जो एक सर्वे था, और मुझे लगता है जितने भी हमारे मीडिया चैनल के सहपाठी हैं उनके द्वारा भी कांग्रेस को ज्यादा बहुमत दिखाया जा रहा था सरकार और सत्ता में विराजने के लिए। लेकिन एकदम से जो भी रिजल्ट आता है, हम मध्य प्रदेश की जनता के रिजल्ट को स्वीकारते हैं। और जहां 400 की ये बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारे पास, अगर हमें प्रत्याशी के रूप में लड़ाना ही होता तो कांग्रेस के पास एक पूरे देश में कार्यकर्ताओं और एक बहुत बड़ा परिवार है, तो हम मैदान में उनको उतार सकते हैं। रोशनी जी, दिग्विजय सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है। रोशनी जी, भूपेश बघेल छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े नेता है। वो ये बात कह रहे हैं, वो ये बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये तो माना जाएगा ना कि कांग्रेस पार्टी की लाई नहीं है। देखिए, चुनाव आयोग के जो नियम है और इस समय पे चूंकि चुनाव चल रहा है तो वो इतना आसान नहीं है, लेकिन जागरूक करना हमारा प्रयास है और ये हम निरंतर करते रहेंगे। क्योंकि आज शायद देखिए रोशनी जी, आप एक बात बताइए, आपकी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, इतनी बार के मुख्यमंत्री रहे, आपके यहाँ के कितने बड़े नेता कह रहे हैं, तो क्या आप ये इस चैनल पर स्वीकार करेंगे कि उनकी व्यक्तिगत राय है? अगर आप ये स्वीकार करने को तैयार है कि उनकी व्यक्तिगत राय है और ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी अगर, तो इसका मतलब उनकी मानसिक स्थिति उनकी उम्र के साथ खराब होती जा रही है। जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा था कि अगर उनको ईवीएम और बैलेट पेपर की इतनी चिंता है तो जाके चुनाव आयोग में नौकरी कर ले। तो आप भी मेरी तरफ से एक सलाह दीजिएगा दिग्विजय सिंह जी को कि जाए और चुनाव आयोग में नौकरी करने लगे। जवाब देना चाहिए उनको चुनाव में उनका ध्यान चुनाव की जगह उनका ईवीएम और बैलेट पेपर में ज्यादा ध्यान लगा हुआ है। वो चुनाव आयोग है क्या? आप बात कर रहे हैं, आप इस बात को जवाब दीजिए रोशनी जी कि आप इसको मानती है कि दिग्विजय सिंह जी की व्यक्तिगत टिप्पणी है और आप कांग्रेस पार्टी इससे करनी काटते हैं इस बात से? ठीक है वंदना जी, आपने सवाल पूछ लिया, रोशनी जी को जवाब देने। देखिए, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अगर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, बराबर वो प्रवक्ता बोलती रही, तो कैसे मैं अपनी बात रख पाऊंगी? ठीक है, आप बोलिए। उन्होंने कुछ सवाल पूछा, आप उसका भी जवाब दीजिए। मेरा ये सवाल ही था इनसे कि चंडीगढ़ में जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव का था, ये सत्ता का दबाव था, किस प्रकार से ये धज्जियां उड़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेडलाइन दी थी, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में हो रही। इस पे ये मौन रहते, इस पे इनको जवाब नहीं आता है निकल के। और आज ये सांप्रदायिकता का जो जहर पूरे देश में और प्रदेश में फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके किसी भी आदरणीय मोदी जी का भाषण देखेंगे, सूरत में क्यों आपके प्रत्याशी, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया? खजुराहो में आपके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। ये क्या है? ये सब ये भारतीय जनता पार्टी के तो एक भी प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हुआ। जो है चैन छीन रहे हैं। आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हम कर रहे हैं और आप अपने प्रत्याशियों के जो नामांकन है वो ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। चुनाव को आप लोग इतनी गंभीरता से नहीं लेते कि आपके प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो रहे हैं। चले जाते हैं जिन लोगों पे और आप जो चंडीगढ़ की इतनी चिंता कर रही है, जरा राजगढ़ की चिंता कर लीजिए, मध्य प्रदेश की चिंता कर लीजिए। आप मध्य प्रदेश की धरा पर बैठी हैं। राजगढ़ इन क्षेत्र की बात चिंता करिए, किस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं, इस बात की चिंता करिए। मोदी जी भोपाल में आना चाहते हैं, जहां आपके सेफ जोन का गढ़ है, तो वहां मोदी जी को आने की क्या आवश्यकता है? रोशनी जी, देखिए ये बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा ईवीएम में फोकस रखें, ईवीएम की बात पर फोकस रखें। दिग्विजय सिंह ने बिल्कुल ठीक है, आप बहुत सारे मुद्दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो एक तरफ फिर मैंने जिस सवाल आपसे किया कि एक तरफ आपके जो बड़े बड़े नेता है वो तो कहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके घोषणा पत्र में भी है कि ईवीएम से चुनाव हम कराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्लान भी बनाया जाता है कि 400 उम्मीदवार उतारिए, लेकिन जब बड़े बड़े ये नेता कहते हैं फिर ये आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाता, तो फिर क्या उनका ये व्यक्तिगत बयान है या फिर वो इस तरह की बातें बस कह देते हैं, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है? तो कहीं ना कहीं इमेज जनता के बीच में तो गलत जाएगी ना, कि जनता को भटकाने के लिए कोशिश की जा रही है या फिर बस ऐसे कहने के लिए बातें कही जा रही है। देखिए, ये ना तो जनता को भटकाने का विषय है, ये जनता के बीच से ही आवाज उठना शुरू हुई थी कि अगर मैं अपने बूथ पर जाकर मैं किसी जिले या विधानसभा की बात करती हूँ, मैं स्वयं भी जो है उसकी साक्षी हूँ कि कई जगह ऐसी बूथें थी जहां पे बीजेपी का कभी वोट रहा ही नहीं।
और ऐसी बूथों पर बीजेपी जीतती है, ये बिल्कुल अकल्पनीय था, ये स्वप्न की तरह था। वहां पर सवाल उठता है पिछले विधानसभा के रोशनी चुनाव जी, की बात ये करते बताइए हैं कि तो जिन जितना राज्यों में आप कर्मचारियों का चुनाव जितना जीत वोट जाते था, हैं, उन ये राज्यों में बैलेट पेपर ईवीएम पे को जो क्या वोट हो हुआ, जाता है, इस उसमें बात कांग्रेस को भी जरा पार्टी बता आगे दीजिए रहती है। जनता को लेकिन कि उन हमारा राज्यों में ईवीएम आप को लोग लेकर ये ईवीएम को सवाल सेट था कर कि लेते जो हैं क्या पर्ची अपने हिसाब निकलती से? है उस पर्ची को हाथ नहीं, में जिन आना राज्यों चाहिए। में आप और ये चुनाव सुप्रीम जीतते हैं वहां कोर्ट में ईवीएम ठीक को है रोशनी सेटिंग जी, लेकिन करना मुझे लगता है जो पर्ची का आप जिक्र कर रहे फिर तो हैं, मुझे लगता है कि इसके समर्थन में मैं भी नहीं हूं, क्योंकि अगर पर्ची अगर मतदाताओं के हाथ में होगी तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि बाहर जो दबंग लोग बैठे होंगे वो बोलेंगे दिखाइए हमें, आप हमें दिखाइए कि आपने किसको वोट दिया। आपको नहीं लगता है कि पर्ची ये मतदान हाथ में सीक्रेट आने होना की बात चाहिए? नहीं हो रही, ये मतदान पर्ची को सीक्रेट होना बाहर आना चाहिए। चाहिए, मैं आपसे वही पर्ची कह रहा हूं, को आप पेटी देखिए में ये आना मतदान चाहिए। सीक्रेट होना चाहिए। आपको पता है चुनाव में कितना दबाव होता है मतदाता के ऊपर, मतदाताओं से पूछा जाएगा आपने किसको वोट दिया, हमें पर्ची दिखाइए आप, तो कैसे आप उस चीज को मेंटेन करेंगे? इसलिए मुझे लगता है सीक्रेसी होनी चाहिए कि मतदाता किसको दे रहा है वोट, वो देखता है ना, वो सामने देखता है कि हमने किसको दिया, वीवीपैट की पर्ची में दिखाई देता है। पर्ची बाहर लेकर जाएगा तो सोचिए कितना रिस्क होगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो तमाम चीजें, लेकिन घोषणा पत्र में ये आप लोग जिक्र नहीं करते। ठीक है, ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी, देखिए आप जिस तरह से कह रहे थे कि नामांकन की बात कर रहे थे ईवीएम को लेकर, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठाती है कि यही तो सवाल है कि कांग्रेस के ही जो प्रत्याशी उन्हीं का नामांकन क्यों रद्द हो रहा है। ठीक है कि ये सवाल तो जरूर था, लेकिन यहां पर जिस तरह से टारगेट लेके चल रहे थे ईवीएम को लेकर, जब आप भी विपक्षी पार्टी में थे, आपके नेताओं की तरफ से भी ईवीएम के ऊपर लंबे लंबे सवाल उठाए जाते थे और कहीं ना कहीं शंका जाहिर की जाती थी। अभी जब से आप लोग सरकार में हैं तो वो इस तरह की बातें नहीं आती, हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं आई है, लेकिन ये जो 400 का टारगेट कांग्रेस लेकर चल रही थी, ये इसको आप कैसे मानते हैं? क्योंकि अब तक पूरा नहीं हो पाया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी? और जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास तो अगर 400 उम्मीदवार नहीं तो फिर जनता से वो कैसे समर्थन बटोरेंगे? बड़ा सवाल तो है ही है। देखिए भागीरथ जी, सबसे पहले तो ये जो 400 प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, 400 प्रत्याशी तो इन्हें पूरे देश में नहीं मिलेंगे, राजगढ़ में ये क्या उतारेंगे? कांग्रेस पार्टी अब 4 बुजुर्ग जो खंबे हैं उन पर खड़ी पार्टी है, और जिस दिन एक भी खंबा ढहा तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी। तो ये 400 प्रत्याशियों की तो बात नहीं करे। दूसरी बात ये आपने जो कही, बिल्कुल मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ कि देखिए आज का हमारा वोटर कितना जागरूक है। जिस दिन इलेक्शन की डिबेट्स थी उस दिन मैंने देखा, हर चैनल पे मैं बैठी और मैंने देखा कि किसी भी मतदाता ने ये नहीं बताया कि हमने किस पार्टी को वोट दिया। आज का मतदाता इतना जागरूक है, ट्रैक्टर में बैठकर लोग नदी पार कर कर वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन ये बाहर आकर न मीडिया से बता रहे हैं न कार्यकर्ताओं से बता रहे हैं कि हमने किसको वोट डाला। तो इतने जागरूक मतदाता को आप फिर से वो पुराने गड्ढे में ढकेल देना चाहते हैं कि उनसे जबरदस्ती पूछा जाए कि दिखाओ तुमने कौन सी पार्टी को वोट डाला। ये देश को पीछे की ओर ले जाने की ही बात करेंगे, देश को आगे ले जाने की बात कभी करेंगे नहीं। दूसरी बात, ये जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की बात ये रोशनी जी कह रही थी, तो ये बताइए कि मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश के जितने भी संसाधन हैं उसमें पहला हक मुसलमानों का है। ये बताइए, ये सांप्रदायिकता फैलाना नहीं है। मुसलमानों का हक बताने की बात आप करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को हक देने की बात आती है तो ट्रिपल तलाक किसने खत्म किया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। धारा 370 किसने हटाई? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज तो हमारे मुसलमान भाई भी कहते हैं ना दूरी है ना घाई है, मोदी हमारा भाई है। तो आप इस बात को नहीं झुठला सकती कि मुसलमानों को, आदिवासियों को सिर्फ अपने वोट बैंक समझा है, और अब ये सांप्रदायिकता का जहर, ये वर्गीकरण, ये तमाम तो मुद्दे, लेकिन अगर थोड़ा सा ईवीएम के ऊपर फोकस करें, अगर विपक्षी पार्टी को अगर थोड़ा सा कुछ डाउट भी है या जनता को कुछ डाउट है तो सरकार के नाते, क्योंकि आप सरकार में पिछले 10 सालों से, इसको कुछ और बेहतर नहीं करना चाहिए ताकि जो जनता में है, जो अगर कुछ जनता में अगर भ्रम है या विपक्षी पार्टी में भ्रम है, उस भ्रम को दूर कर दिया जाए। राम मंदिर और धर्म मुद्दा बन करके आता है। आप चुनाव आयोग के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप किस पे आरोप लगाते हैं? आप पहले अपना चरित्र, अपना गिरेबान झांक करके देखिए, आप किन नियमों का पालन करते हैं, आप किस शिष्टाचार की बात करते हैं। आप जो है कार्यकर्ताओं को पाठशाला पढ़ाते हैं। पहले आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आपके जो नेता है, एक नेता सांसद चुनाव में जाकर के बात करता है। मेरे पास समय कम है, ईवीएम के ऊपर थोड़ा फोकस रख लेते हैं, मेरे पास समय कम है, फिर मुक्ता जी के पास जाओ, क्योंकि तमाम मुद्दे तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर जो एक शंका है, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि आपके जो बड़े नेता है वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, आपके घोषणा पत्र में और कुछ होता है। क्या ये जो 400 का आप लोग टारगेट लेके चल रहे थे, क्या किसी चरण में हमको दिखाई देगा? क्या आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये करेंगे? सवाल था
मैं कह रहा हूं जो दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल ने एक 400 उम्मीदवारों का एक प्लान बनाया था, क्या किसी चरण में हम देखेंगे कांग्रेस पार्टी एक एक्सपेरिमेंट करके देखेगी और 400 उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, जरूर इस बात पे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी काफी चिंतन हुआ। और चूंकि जिस तरीके से पिछले परिणामों को देखा जाए, जिस तरीके से आम जनता में जो सर्वे था और मीडिया का जो सर्वे था, उसमें कांग्रेस बहुत आगे थी और जनता का सी वोटर्स का सर्वे बहुत आगे था। और जिस प्रकार से जो रिजल्ट आया, ये सारी बात दूसरी। मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी क्या इसको लेकर कोई कार्य योजना बना रही है? क्योंकि दिग्विजय सिंह ने कहा राजगढ़ में सिर्फ 15 उम्मीदवार आए, भूपेश बघेल ने कहा वहां पर भी 400 उम्मीदवार नहीं आ पाए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सीरियस है, या फिर ठीक है दिग्विजय सिंह जो बयान दे रहे, भूपेश बघेल जो बयान दे रहे, कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती? देखिए, उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ ये विषय जो भी बात रखी है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए, और इस प्रयास को हम पूरा करने का भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन चुनाव के लिए बहुत कम ठीक है, समय आपने कहा प्रयास करने को प्रयास क्योंकि कर, लेकिन प्रयास पूरा नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी कह रही है कि आपको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। 400 तो आपके समर्थक नहीं है, 400 तो आपके वोटर्स नहीं, आपको उम्मीदवार कहां से मिलेंगे? ठीक है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। मुक्ता जी, ठीक है, देखिए मुक्ता जी, देखिए आप देखिएगा भागीरथ जी, इस बार हम 400 पार करेंगे और किस प्रकार से इनकी जमानत बहुत सारी सीटों पर जब्त होगी। ठीक है, 4 जून को क्लियर हो जाएगा। मुक्ता जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस पार्टी के जो बहुत सारे नेता ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम ईवीएम से ही हम वोटिंग कराएंगे, हमारी सरकार बनती भी है। तो क्या जो नेता है वो सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो एक 400 का टारगेट दिया था दिग्विजय सिंह ने, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, क्या फिर इतने बड़े बड़े नेता सिर्फ बोलने के लिए बोल दे रहे हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या फिर पार्टी से उससे पूछकर या कोई रणनीति बनाकर नहीं बोला जा रहा, वजह से भ्रम फैलाने के लिए एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर वाकई कोशिश थी लेकिन वो कोशिश पूरी नहीं हो पाई? जी बिल्कुल भागीरथ जी, आप ही ने जवाब दे दिया कि भ्रम फैलाने की कोशिश। देखिए, जब आपके घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि ईवीएम से ही आप चुनाव कराएंगे, तो फिर ईवीएम को लेकर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर किया इलेक्शन का, अगले दिन ही आपने ईवीएम पे सवाल उठा लिया। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिग्विजय सिंह ने, सभी का ये सवाल था, सभी मीडिया वाले पूछ रहे थे अहम कि सवाल क्या इसको लेकर कोशिश की जा रही थी? मुक्ता जी, कोशिश की जा रही थी 400 उम्मीदवार उतारने की, और वो कोशिश पूरी नहीं हो पाई। देखिए, उन्होंने स्टेटमेंट तो दिया था, उनका वो वीडियो भी आया था जिसमें वो जनता से कह रहे थे कि हम लोग ईवीएम का मुकाबला कैसे करें, अगर 400 उम्मीदवार आते हैं तो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसको किस रूप में लिया जाए ये आप भी समझ रहे हैं। अगर वो चाहते तो 400 उम्मीदवार खड़े कर देते, अगर खड़े कर देते तो बैलेट पेपर से ही होता फिर चुनाव, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो संशय की तो स्थिति है। बार बार दिग्विजय सिंह बीजेपी को एक मौका देते हैं उन पे तंज कसने का। लगातार जो बीजेपी कहती है ठीक है मुक्ता जी, आपकी आवाज भी कट गई, लेकिन हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, वंदना त्रिपाठी जी, रोशनी यादव जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से यहां पर दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल की तरफ से यहां पर एक प्लान बनाया जा रहा था कि 400 उम्मीदवार हम उतारेंगे ताकि वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन ये उनका जो एक प्लान था पूरा नहीं हो सका। लेकिन इसको यह भी देखना होगा, क्या सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए बात बोली गई थी, या फिर कुछ इसके पीछे कोशिश थी जो कोशिश सफल नहीं हो पाई? ये तो वाकई इस पर जरूर एनालिसिस हो सकता है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के नेता ईवीएम के ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी कहा जाता है कि हमारी सरकार बनेगी, हम ईवीएम से वोटिंग कराएंगे, तो ये दोहरी बात क्यों? मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं के जरूर सोचना चाहिए, ये दोहरी बात नहीं होनी चाहिए। और बाकी किसको कितना फायदा होगा, रिजल्ट में क्या कुछ आएगा, ये 4 जून को समझ में आ जाएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।